हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम साइंस के अंदर पहला जो टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण, इसको हम पढ़ रहे हैं। 7th क्लास वाली एनसीईआरटी बुक से मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में इनको लाइन से जोड़ा हुआ है। पहले 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक से जो आपको पढ़ाया था वो जोड़ रखा है, और उसके बाद अभी जो हम 10th क्लास वाली एनसीईआरटी बुक से इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं वो है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को लाइन से देखिएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम जो पिछली क्लास में हमने लास्ट में पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में, तो वहाँ पर हम पीएच को डिस्कस नहीं किए थे। आज हम विभिन्न पदार्थों की पीएच और उनसे संबंधित अदर जो फैक्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछले क्लास में लास्ट में हम जो इस तरह का जो पीएच स्केल है उसको हम समझ चुके हैं कि pH 7 जो होता है उसको हम उदासीन कह देते हैं। pH 7 से कम pH जो होती है 0 तक, वहाँ पर एसिडिक प्रकृति के होते हैं, और 7 से लेकर 14 तक जो होते हैं वो क्षारक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो जिन पदार्थों की pH 7 से लेकर 0 के बीच में होती है तो वे अम्ल होते हैं, और जिन पदार्थों की pH 7 से लेकर 14 तक होती है तो वे होते हैं क्षारक। आप इस pH स्केल में अगर 7 से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। OH माइनस आयन का मतलब है कि ये क्षार को प्रदर्शित कर रहा है, और जैसे जैसे इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्षारक की प्रकृति जो है वो भी बढ़ती जाती है। और pH 7 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो H+ आयनों की संख्या बढ़ती जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे H+ आयन बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं देखिए H+ जो है उसका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए अम्लीय प्रकृति भी इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम कुछ पदार्थों की pH दी गई है उसको देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये कुछ पदार्थों की pH है, जैसे जटा रस। तो जटा रस जो है उसकी pH लगभग 1.2 होती है। नींबू का रस, इसकी pH लगभग 2.2 होती है। शुद्ध जल जिसकी pH 7 होती है, और रक्त जो है उसकी pH 7.4 होती है। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी pH 10 होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, इसकी pH लगभग 14 होती है। ठीक है, तो आपको इन 4-5 के pH जरूर ध्यान में रखनी है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शुद्ध जल और रक्त की pH। ब्लड की तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी होती है 7.4। इसके साथ ही आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की ध्यान में रखनी है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14, जटर रस की 1.2 और नींबू के रस की 2.2 आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको कुछ फैक्ट दे रखे हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जो अम्ल और क्षारक की प्रकृति है वो किस किस पे डिपेंड करती है, तो H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर। H+ आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो एसिडिक नेचर का होगा, OH- आयन जितने अधिक होंगे वो उतना ही क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं अगर दोनों का, तो वे विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन जो उत्पन्न करेगा, यानी जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन बनाएगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जो कम मात्रा में H+ आयन बनाएगा वह दुर्बल अम्ल कहलाएगा।
ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि प्रबल अम्ल के अंदर H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, दुर्बल अम्ल में H+ आयनों की संख्या कम होती है। इसके साथ ही आगे pH से संबंधित ही कुछ फैक्ट दे रखे हैं कि हमारी बॉडी का pH जो है, यानी हमारे शरीर का pH मान किस किस परास के बीच में होता है, तो वो होता है 7.0 से लेकर 7.8 pH परास के बीच होता है। जीवित जो प्राणी होते हैं वो केवल संकीर्ण pH यानी कि एक फिक्स्ड रेंज उसमें ही जीवित रह सकते हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो हमारे शरीर का pH परास और दूसरा है अम्लीय वर्षा का pH परास। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वे अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है 5.6। अम्लीय वर्षा की जल का pH कितना होता है, तो सीधा सा आपको ध्यान में रखना है कि इसका pH 5.6 से कम होता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। यानी जैसे ही ये अम्लीय वर्षा का पानी नदी में पहुंचेगा तो वहाँ पे जनरली हम समझ पा रहे हैं कि ये जो अम्लीय वर्षा का पानी है वो कहाँ जाएगा, नदी में। तो जब वो अम्लीय वर्षा का पानी जा रहा है यानी अम्लीय वाटर है, और जब वो नदी के पानी में मिलेगा तो वहाँ के pH के मान को भी कम कर देता है, यानी उसको भी एसिडिक बनाने लग जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में आपको एक और फैक्ट आपको दे रखा है, इसमें से आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो मानव शरीर का pH, दूसरा अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से कम होता है तब, और ये pH मान अगर नदियों के ये अम्लीय वर्षा का जल अगर नदी में मिलता है तो उसके pH को मान को कम कर देता है। ठीक है, इतना आपको इसमें से ध्यान में रखना है। उसके बाद में है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन से ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ होता है। कौन से ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ होता है, तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है शुक्र ग्रह, जिसको हम वीनस भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का pH। इसमें भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी हैं। पहला लिखा हुआ है हमारा उदर यानी हमारा जो आमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, और ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। यानी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न होता है और ये बिना हानि पहुंचाए भोजन का पाचन करता है। अपाचन की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि जब अपाचन हो जाता है, कभी कभी हमको लगता है कि हमारा खाना नहीं पच रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपाचन हो जाता है, यानी खाना पचता नहीं है और अम्ल जो है वो अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्षारक का उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, और उस क्षारक को बोलते हैं एंटासिड। ठीक है। इसके अंदर एंटासिड का एक जो उदाहरण आपको दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम देख के आए थे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी pH 10 होती है, पढ़े थे, उसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये ऐसा क्षारक है जो एंटासिड के रूप में काम में आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि एंटासिड के रूप में कौन कौन काम में आता है। तो एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और एक और होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं जो कि एंटासिड के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा pH परिवर्तन के कारण दंतक्षय, यानी अगर pH में परिवर्तन हो जाता है तो हमारे दांतों पर उसका कैसे इफेक्ट होता है, इसको हमको समझना है। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कितना होने पर?
5.5 से कम होने पर दांतों का क्षेप प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल है यानी कि दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप जो है उससे बना हुआ होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर ये संक्षारित हो जाता है। यानी कि जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम का मतलब है कि ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तब दांतों का जो इनेमल है यानी कि जो दंतवल्क होता है, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का, वो भी गलने लगता है। यानी वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन जब इस पीएच इसकी कम हो जाती है तब वो घुलने लगता है। ये इनेमल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप जो है उसका बना हुआ होता है। ठीक है। मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है। यानी भोजन के बाद में अगर हम मुंह की सफाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया पनपेंगे और वो जो है वहाँ पर जो भी उसको मिलेगा खाने के लिए उसको खा करके उससे अम्ल उत्पन्न करेगा, और जैसे ही वहाँ पे एसिड उत्पन्न होगा तो वो फिर दांतों को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए कहा गया है कि भोजन के बाद मुंह की साफ सफाई करना चाहिए। और इसी से मतलब जब हम साफ़ सफाई करते हैं दांतों की तो हमको क्षारकीय दंतमंजन जो है वो काम में लेना चाहिए, क्योंकि जो एसिड उत्पन्न होगा उसको कौन ख़त्म करेगा, क्षार ख़त्म करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम दंत क्षय को रोक सकते हैं। अब आपको इसमें से क्या क्या ध्यान में रखना है, देखो फ्रेंड्स, आपको इसमें से एक तो ये ध्यान में रखना है कि कितने पीएच से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि दांतों का जो इनेमल है यानी कि जो दंतवल्क है वो किसका बना हुआ होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो वो होता है दांतों का इनेमल। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये वाला पीएच वाला हम देख चुके 5.5 से कम। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जब आप दांतों की साफ सफाई करते हैं तो कौन सा आपको दंतमंजन काम में लेना चाहिए, तो वो है क्षारकीय दंतमंजन। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे, और इसके साथ ही ये भी ध्यान में रख लेना कि जो मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं, जब हम भोजन कर लेते हैं उसके पश्चात अगर मुंह को साफ़ नहीं करते हैं तो मुंह में जितना भी अवशिष्ट होता है, शर्करा होती है, खाद्य पदार्थ होती है, उन सब का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये बातें जब आप ध्यान रख लेंगे तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप हल कर लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, इतना सारा है ये, तो आप इसमें से इम्पोर्टेंट लाइनों को नोट करते हुए इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी पीएच के बचे हुए हैं और कुछ एसिड से संबंधित, लवण से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।